So hello everyone, I welcome you all in this video. So this video is basically dedicated to class 12 student. Today we are going to understand some important questions of electrochemistry, because as you all know that your exams are approaching, and as far as I know that you have been scheduled with your chemistry exam on 7th of May. So please keep studying hard. Please be very much attentive in this video. एंड यस गाइस, हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा वीडियो में, इस पूरी वीडियो के दौरान, कि आई विल शो यू द क्वेश्चन. ठीक है. सो प्लीज़, आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी अपना प्रिपरेशन कर चुके होंगे, बहुत अच्छा खासा प्रिपेयर भी कर चुके होंगे, एंड कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ तैयारी नहीं की होगी. तो वो सिर्फ इस वीडियो को देखने के लिए आए होंगे कि हाँ ठीक है भाई, ये वीडियो ही देख लेते हैं, 2 4 6 दिन 10 दिन 15 दिन जो भी बचा हुआ है, जितनी तैयारी हो पाए इन्हीं वीडियोस के दौरान वो वीडियोस कर लेते. तो बच्चों, ऐसे लोगों का भी स्वागत है इस वीडियो में. और जो बच्चे करके बैठे हैं वो तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं वो लोग. ठीक है. तो गाइस, आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस पूरी वीडियो में, वो ये है कि आई विल शो यू द क्वेश्चन, एंड आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को पॉज करना है एंड उसका आंसर खुद से लिखने का ट्राई करना है. जो बच्चे अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं, रेडी है अपनी प्रिपरेशन के साथ, तो वो उन्हें तो यही स्ट्रैटेजी करनी है. बाकी जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नहीं आता है, अभी सीख रहे हैं, या मतलब काम चलाऊ टाइप का करना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स थोड़ा सा स्कोर करना चाहते हैं, तो वो बच्चे तो वीडियो को देखते जाएं और इन्हें बिल्कुल अपने नोट्स में उतार लें, और बिल्कुल इसे याद करके ही जाना है, आपको पढ़ के समझ के ही जाना है. राइट. इतना कर लोगे बहुत अच्छा हो जाएगा. ओके. तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन एट योर स्क्रीन इज, why does the conductivity of a solution decreases with dilution. ठीक है. पॉज द वीडियो. जिसको आता है फटाफट से इसका आंसर लिखो, नहीं आता तो लेट्स प्रोसीड फॉर द आंसर. सो बच्चों, क्वेश्चन आपका देखो आंसर क्या है. द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. व्हेन कंसंट्रेशन इज डिक्रीज, द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कैरिंग करंट decreases on dilution, hence conductivity decreases. अच्छा, जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया जल्दी से समझने की कोशिश करते. क्या लिखा क्या है यहाँ पे, आंसर में क्या लिखा है बच्चों. आप लोगों को पता है कंसंट्रेशन होता है कि कंसंट्रेशन इज बेसिकली मोलैरिटी को कहते हैं. ओके. कंसंट्रेशन इज नथिंग बट द मोलैरिटी. अब मोलैरिटी क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है ना. तो बच्चों, अगर आप लोग अपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो, डाइल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, दैट यू आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, दैट मीन्स आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हो. तो व्हेन कंसंट्रेशन इज डिक्रीज, द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कैरिंग करंट विल ऑल्सो डिक्रीजेस. अब बच्चों, अगर नंबर ऑफ आयंस ही डिक्रीज कर दोगे तो कंडक्टिविटी तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी. राइट. ठीक है. आ गया समझ में. ग्रेट. तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अभी फटाफट से. बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चों 1 to 2 मार्क्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. 1 से 2 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं आने वाला. ठीक है. तो जस्ट थोड़े इंपॉर्टेंट और थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं, आते रहते हैं मतलब. तो आप लोग थोड़ा सा इन क्वेश्चन के बारे में भी अवेयर हो जाओ, इसलिए मैंने हर वैरायटी का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर लिया है. ओके. सो द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई इज इट नेसेसरी टू यूज़ सॉल्ट ब्रिज इन गैल्वेनिक सेल. अब भाई, इसका आंसर तो बच्चे को पता होगा. जिसने साल भर मेहनत करी है उसको भी मालूम होगा, जिसने नहीं पढ़ा कुछ, इसका आंसर तो आई एम डैम श्योर उसको भी पता ही होगा. ठीक है. सॉल्ट ब्रिज बच्चों बेसिकली करता क्या है, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है और पूरे इनर सर्किट को कंप्लीट करना है. एज यू कैन सी द आंसर, टू कंप्लीट द इनर सर्किट एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ऑफ हाफ सेल्स. ठीक है बच्चों, कि सर्किट को मतलब हमारे पूरे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और साथ में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करता है. ठीक है. समझ में आ गया. चलें अभी आगे चलें. ओके, बहुत बढ़िया. चलो फिर. ओके बच्चों, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो एंड आंसर, वीडियो पॉज करो एंड राइट डाउन द आंसर फटाफट. और हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो. अगर आप लोगों को आंसर आता है, आप फटाफट से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो कि मैम ये मेरा आंसर है. राइट. जो अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं वो भी बढ़िया है भाई, कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं वो भी बढ़िया है. कहीं भी लिखना चाहो, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ जहाँ भी लिखना चाहो, लेकिन लिखते रहना, चाहे कहीं भी लिखो. ठीक है. लेकिन लिखना नहीं छोड़ना है.
चलो भाई, तो चलो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। थर्ड क्वेश्चन इज रिटन कि वाई, अब बच्चों इसको क्या बोलते हैं? कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं पता इसे क्या बोलते हैं बच्चों। इसे बोला जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो क्या लिखा है, वाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH कैन नॉट बी डिटरमिन एक्सपेरिमेंटली। अब ये तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, अच्छा इसे क्या बोलते हैं बच्चों? बाय द वे दिस इज नथिंग बट इथेनोइक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड भी जानते हो आप लोग, ठीक है ना। तो बच्चों एसिटिक एसिड बोलूँ या इथेनोइक एसिड बोलूँ, ये तो हर किसी को, बच्चे को पता है कि ये तो भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड होता है। तो यार आप लोगों को वो ग्राफ याद आ रहा है क्या? वेट लेट मी शो यू द ग्राफ। देखो बच्चों, आप लोगों ने क्लियर कट ग्राफ में ही देख लिया कि अगर आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और अगर आप अपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो, डाइल्यूशन का मीनिंग अभी भी मैंने बताया, डाइल्यूट करोगे मीन्स आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो। वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स बच्चों आप इधर जा रहे हो कि इधर? ऑफकोर्स आप पीछे को आ रहे हो, पीछे को आ रहे हो। तो अगर आप पीछे को आ रहे हो बच्चों, तो ये देखो आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, ये देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। कभी भी बच्चों ये वाई एक्सिस से ना कभी भी टच नहीं करेगी वाई एक्सिस को, ये बस ऐसे बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी। और यही कारण है बच्चों कि हम कभी भी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिटरमिन नहीं कर पाते। हमारे पास थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशंस होती है, थ्योरेटिकल फार्मूलाज होते हैं जो आप लोग यूज़ भी करोगे, आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, उन फार्मूलाज से निकालते हो आप लोग, राइट। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखो बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या हो रहा है, अगर आप इस लाइन को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा पीछे को एक्सटेंड कर दोगे तो देखो आपको मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। बट वीक के लिए देखो अलग सीन है, वीक की मोलर कंडक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? एट वेरी हाई डाइल्यूशंस आपको क्यों नहीं मिलेगी बच्चों? क्योंकि मैंने बोला ना ये लाइन कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगी। ओके, ठीक है बच्चों। तो चलो फटाफट से सॉल्यूशन पढ़ते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, आओ देखो सॉल्यूशन में भी यही लिखा है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट keeps on increasing with dilution and does not become constant even at very large dilution। वही चीज़ लिखी है बच्चों कि जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होती है ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीज करती जाएगी, राइट। वो कभी भी फिक्स नहीं होगी, कभी भी मतलब कांस्टेंट नहीं बन पाएगी, राइट। तो आप लोग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू तो नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, ध्यान रखना है। वीक का केस है, स्ट्रॉन्ग में मैंने बता दिया है, आप एक्स्ट्रापोलेट करके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू निकाल सकते हो। ओके, चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है एंड दैट इज डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट पता है ना सबको, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है आपने फॉर द रिएक्शन। देखो बच्चों रिएक्शन भी आपको गिवन है, निकल प्लस 2Ag प्लस गिव्स Ni2 प्लस 2Ag। आप लोगों को बच्चों ई नॉट वैल्यू भी गिवन है, देखो क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप लोग को ई नॉट वैल्यू भी गिवन है 1.05 वोल्ट और आपको फैराडे कांस्टेंट भी गिवन है दैट इज़ 96500। बच्चों वैसे तो फैराडे की वैल्यू होती है 96487, बट यहाँ पर अगर आपको 96500 दी है तो मेक श्योर आप वही यूज़ करो। कहीं कुछ बच्चे ज़्यादा दिमाग चला ले और 96487 पुट करके आ जाए तो वो फिर आप लोगों को थोड़े डिफरेंट आंसर्स मिलने लगेंगे, जो आंसर की में होंगे उससे डिफरेंट आंसर मिलेगा। तो दिमाग नहीं चलाना है, जो दिया है वही लगाना है, ठीक है। और बच्चों एक चीज़ और, ये देखो ये CBSE में आया हुआ है, दैट मीन्स ये हमारा एक PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये CBSE 2011 में आया हुआ। अब यहाँ पर कुछ बच्चे हो जाएंगे अलर्ट, अरे भाई क्वेश्चन आया है अब तो पक्का करना है, ठीक है। तो बच्चों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से वीडियो पॉज करो एंड मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप करके बताओ आप लोगों का क्या आ रहा है, ठीक है। तो चलो हो गई होगी वीडियो पॉज, आप लोगों ने कर लिया होगा ट्राई। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखने का मतलब समझने का ट्राई करते हैं। आओ देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो बच्चों आप लोगों को पता लगाना है कि ये देखो निकल से Ni2 प्लस बन रहा है। बच्चों आप लोग यहाँ पे पता लगा सकते हो क्या कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। अगर आप लोग इतना जानते हो ना फिर ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, अगर नहीं पता है तो बच्चों ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, वेट बच्चों, ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन का मीनिंग होता है
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई ये तो सबको पता है, आप लोग क्लास 11th में रिडॉक्स तो पढ़ के आ ही चुके हो, ये तो सबको पता होता है। ठीक है, तो बच्चों ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जिसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, रिडक्शन का मीनिंग होता है जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किए हैं। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर प्लस का मतलब पॉजिटिव हो जाता है ना, उसके ऊपर प्लस के मतलब वो एक कटायन बनाता है, कटायन फॉर्म करता है। ठीक है ना, जैसे आप इस केस में देख सकते हो, अगर आप लेफ्ट साइड में देखो तो निकल Ni है इधर, लेकिन इधर जाते जाते Ni2+ बन गया। 2+ क्यों आया, ये इंडिकेट कर रहा है कि निकल ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी और को डोनेट कर दिए, किसी और को क्या, सिल्वर को ही डोनेट किया है। ठीक है, तो बच्चों निकल का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, दैट मीन्स निकल का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। और एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी ना वो बंदा एनोड पे जाएगा, बंदा मतलब समझ सकते हो, निकल जाएगा एनोड पे। और रिडक्शन जिसकी होगी बच्चों, फिर वो एनोड के अलावा कौन बचा, कैथोड, तो वो जाएगा कैथोड पे। ये बातें समझ लो। ठीक है, बस ख़त्म हो गया, क्वेश्चन ख़त्म। अब देखो मैंने यहाँ पे हाफ सेल रिएक्शंस लिख ली बच्चों। एनोड पे क्या हो रहा होगा, एट एनोड, आप लोगों को ये ऐसा सिंबल नहीं बना के आना एग्जाम में, आप प्रॉपर लिखोगे AT वाला एट। ठीक है, एट एनोड। देखो बच्चों निकल से Ni2+ बना, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन यूज़ कर लेगा, सिल्वर यूज़ कर लेगा। कैथोड पे कौन गया बच्चों, फिर ऑफकोर्स अगर एनोड पे निकल गया है तो कैथोड पे सिल्वर ही जाएगा। तो 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag। ठीक है मैम, आपने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन पूरे फुल्ली कंज्यूम होने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस सेकंड वाली इक्वेशन को। ठीक है बच्चों, E0 ऑफ सेल आपको देखो पहले से ही गिवन है, दैट इज़ 1.05। क्वेश्चन कह रहा था बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने को और दूसरा डेल्टा G0। ठीक है, तो बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो होता है K, ठीक है, और डेल्टा G0 होता है -NFE0 ऑफ सेल, वेयर N क्या है बच्चों, N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड इन हाफ सेल रिएक्शन। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड थे हाफ सेल ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आपकी रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड थे, तो N तो यहाँ पे देखो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड थे, तो N की वैल्यू 2 हो गई। F की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, E0 ऑफ सेल भी क्वेश्चन में गिवन था भाई 1.05। कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करके आपका आंसर आना चाहिए 2.02 × 10⁵ जूल, जिसका आंसर आया है। बहुत बढ़िया, बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ग्रेट। ठीक है, अगला करते हैं बच्चों, इसका एक और पार्ट था, दैट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का। बच्चों ये बहुत आसान है, आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते समय इसके गिब्स फ्री एनर्जी के 2 फॉर्मूलाज पढ़े होंगे। एक पढ़ा होगा -NFE0 ऑफ द सेल और एक पढ़ा होगा -2.303 RT log ऑफ K। ठीक है बच्चों, ये K क्या है मैम, यही तो निकालना है, यही फाइंड आउट करना है बच्चों आप लोगों ने। log K की वैल्यू ही, एक सेकेंड, हाँ अब आया, फोकस आ गया। अब ये बच्चों K ही आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, तो आओ फटाफट से करते हैं। डेल्टा G0 ऊपर निकाला मैम क्वेश्चन में 2.303 एज इट इज़। मैम R क्या होता है, अरे भाई R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखो, ये बातें छोटी छोटी बातें आपको काम आएगी। और बच्चों देखो टेम्परेचर तो मैम क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, टेम्परेचर क्या लें बच्चों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू लेनी है आपको, दैट इज़ रूम टेम्परेचर। आप 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलना, दैट इज़ 298 केल्विन। और लॉग ऑफ केसी, वैसे डरने घबराने की बात नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में गिवन होगा, हो सकता है गिवन ही रहा हो इस क्वेश्चन में, मैं लिखना भूल गई होंगी, बट नहीं भी गिवन तो आप लोगों को 298 केल्विन ले लेना है इनटू लॉग ऑफ केसी। क्या बच्चों आप लोग यहाँ से लॉग वगैरह तो सीखा होगा आप लोगों ने, लॉग एंटी लॉग कैसे निकालते हैं बच्चों। लॉग केसी की वैल्यू ये आ रही है 35.4023, लेकिन आपको लॉग केसी नहीं चाहिए था, आपको केसी चाहिए था। केसी कैसे आएगा बच्चों, एंटी लॉग ले लो, 35.4023 का एंटी लॉग ले लो। एंटी लॉग देखना आता है ना, नहीं देखना आता तो फटाफट से कमेंट में बता देना कि मैम एंटी लॉग पे एक वीडियो बनाओ। आई विल मेक अनदर सेपरेट वीडियो फॉर एंटी लॉग, हाउ टू फाइंड एंटी लॉग एंड लॉग। ठीक है ना, तो घबराने वाली बात नहीं है, फटाफट से कैलकुलेट कर लो। एंटी लॉग 35.4025 ये होता है बच्चों 2.526 × 10⁵35, जिसका ये आंसर आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ग्रेट। ओके बच्चों, तो अपन लोग अभी तक 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन करने वाले हैं अभी।
ओके बच्चों, तो अभी तक अपन लोग 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सा। तो आओ बच्चों फटाफट से पढ़ते हैं। बिल्कुल वैसा ही है जैसे अभी पिछला वाला किया है। देखो क्या लिखा है आप लोगों को बच्चों, सेल की आप लोगों को एक रिएक्शन गिवन है। क्या रिएक्शन है? मैग्नीशियम प्लस 2Ag प्लस, ये बच्चों कंसंट्रेशन गिवन होती है आप लोगों को, गिव्स Mg2 प्लस, अगेन कंसंट्रेशन प्लस 2Ag। ठीक है, आप लोगों को कैलकुलेट करना है बच्चों ई ऑफ सेल। आप लोगों को बच्चों ई ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। एंड आप लोगों को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स देखो गिवन है, सिल्वर का भी गिवन है, मैग्नीशियम का भी गिवन है। मैग्नीशियम का -2.37 वोल्ट है, सिल्वर का देखो 0.80 वोल्ट है। बच्चों फटाफट से पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो बच्चों सबसे पहले तो आप लोगों का क्या स्टेप है, वही मैंने बताया था। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, स्टेप नंबर 1 इज़ टू डिटरमिन विच वन इज़ एट एनोड एंड विच वन इज़ एट कैथोड। मतलब एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, सबसे पहले तो ये पता लगाओ। तो बच्चों मैंने क्या बताया, एनोड पे जो भी जाएगा उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, कैथोड पे जो भी जाएगा उसका रिडक्शन हो रहा होगा। तो बच्चों ज़रा मैग्नीशियम पे नज़रें डालो तो मैम मैग्नीशियम Mg से Mg2+ बन रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है? येस यू आर राइट, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो मैम जिसका ऑक्सीडेशन उसको फटाफट से एनोड पे लिखेंगे। एनोड पे गया ये Mg से Mg2+ बना, 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर कर दिए। कैथोड पे क्या हो रहा होगा मैम? ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीशियम अगर एनोड पे गया है तो बचा हुआ कैथोड पे ही जाएगा, सिल्वर फिर कैथोड पे ही जाएगा। तो मैम अगेन ये Ag+ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, Ag बनाएगा। मैम आपने अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ बच्चों इसलिए किया क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये एक्सेप्ट 2 को ही करेगा। ठीक है ना, तो इसलिए बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स की बैलेंसिंग के लिए मैंने पूरे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ग्रेट। बट सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ई ऑफ सेल कैलकुलेट करना। अच्छा बच्चों, ई ऑफ सेल बताने से पहले ना मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिवाइज करा दूँ। बच्चों आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ा होगा, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, ये आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। दैट इज़ ई ऑफ सेल होता है E0 ऑफ सेल -2.303 RT/LF लॉग ऑफ एनोड बाय कैथोड। मैम ये ए बी क्या है अभी बताऊंगी, डोंट वरी, टेंशन मत लो, अभी पता चल जाएगा ए और बी है क्या। ठीक है ना, तो देखो बच्चों ये एक्चुअल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप आर की वैल्यू को पुट करते हो 8.314, एफ की वैल्यू को पुट करते हो 96500 एंड टेम्परेचर पुट करते हो 298 केल्विन, तो आपने बच्चों वही वाली इक्वेशन में पुट कर दो। ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E0 ऑफ सेल 2.303 एज इट इज़। आर की वैल्यू पुट करी, टेम्परेचर की वैल्यू पुट करी 298 केल्विन, एन को एज इट इज़ रखा, एफ की वैल्यूज पुट करी एंड ये एज इट इज़ छोड़ दिया, लॉग एनोड बाय कैथोड। अभी बताऊंगी ए और बी क्या है। ठीक है, तो हैव पेशेंस। तो बच्चों EC इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल। आपको पता है बच्चों ये वाली जो पूरी टर्म है ना, ये वाली ये वाली जो पूरी टर्म है ना बच्चों, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये 0.0591 के इक्वल आएगी। येस यू कैन सॉल्व दिस, आपको 0.0591 के इक्वल आएगी, डिवाइडेड बाय ये n बच जाएगा। मैम n को क्यों छोड़ा आपने बच्चों? n को इसलिए छोड़ा क्योंकि ना n ना डिपेंड करेगा रिएक्शन टू रिएक्शन, आप कौन सी रिएक्शन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग n आपका चेंज होता रहेगा। मैम n है क्या? n कुछ नहीं है बच्चों, n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन सेल रिएक्शन। मैंने पहले भी बताया था, आपके सेल रिएक्शन के दौरान जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड होंगे उस पर्टिकुलर सेल रिएक्शन में, वही आपका n हो जाता है। ठीक है ना, और लॉग एनोड बाय कैथोड। बच्चों मैंने आपको बताया ना यहाँ पर एनोड कौन है? मैग्नीशियम। देखो बच्चों मैग्नीशियम से Mg। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ बच्चों, एनोड बाय कैथोड, तो एनोड पे आपको इसको लेना है, आप इस एलिमेंट नहीं ले सकते, आप एलिमेंटल फॉर्म नहीं ले सकते, आप लोगों को आयनिक फॉर्म लेना है एनोड पे, यानी कि ऊपर लिखोगे Mg2+। बच्चों Mg2+ का ज़रा कोफिशिएंट देखना, तो मैम कोफिशिएंट तो 1 है, तो बच्चों ए की वैल्यू 1 हो गई। सिमिलरली कैथोड पे किसको लोगे? अगेन आयनिक फॉर्म लेनी है, तो बच्चों लिखो यहाँ पे Ag+ की कंसंट्रेशन। सिमिलरली ऊपर भी Mg2+ की कंसंट्रेशन, देखो क्वेश्चन में गिवन था ही मेरे को, Mg2+ की कंसंट्रेशन गिवन है, Ag+ की कंसंट्रेशन गिवन है। बट यहाँ पर अ पॉइंट टू बी नोटेड इज़ कि बच्चों Ag+ का कोफिशिएंट देखो ज़रा, इसका कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट इज 2, तो यहाँ पर बच्चों पावर में आपको 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगी।
आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू द सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन देख लो। ओके देखो बच्चों, फटाफट से सॉल्यूशंस अपने मैच कर लो कि आपके सॉल्यूशन इससे मैच हो रहा है कि नहीं। देखो आंसर आ रहा है 2.96। एक बार फटाफट से क्विकली स्टेप्स देख लेते हैं। मैम सबसे पहले तो ई नॉट ऑफ सेल निकालेंगे। ई नॉट ऑफ सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, सबको पता है। कैथोड क्या है बच्चों इसमें? कैथोड मैम मेरा सिल्वर था। सिल्वर का देखो ई नॉट वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपको 0.80। एंड देन बच्चों उसके बाद क्या है? उसके बाद ई एनोड। एनोड पे कौन है मैम? मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम का भी ई नॉट वैल्यू आपको पहले से गिवन है। एक माइनस पहले से था, दूसरा माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 3.17। फिर कुछ नहीं करना, सिंपल नर्स्ट इक्वेशन लगा देनी है जैसा मैंने बताया था बच्चों। यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है, आप खुद भी देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 एसोसिएटेड थे इस पूरी रिएक्शन के दौरान। तो आंसर फाइनल आ चुका है 296। फाइनल आंसर क्या आ चुका है बच्चों? फाइनल आंसर आ चुका है मैम 296 वोल्ट। बस खत्म, दैट्स इट। ओके बच्चों चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते हैं। 6th क्वेश्चन रीड करते हैं। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू गेट द आंसर। ओके क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिंक और सिल्वर ऑक्साइड सेल इज यूज्ड इन हियरिंग एड्स एंड इलेक्ट्रिक वॉचेस। तो बच्चों ये देखो आपको जिंक हाफ सेल की रिएक्शन दे रखी है और आपको सिल्वर हाफ सेल की रिएक्शन दे रखी है। बच्चों आप क्लियर कट देख सकते हो, जिंक Zn से Zn2+ बन रहा है। क्या हो रहा है? जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होता है जिसका भी वो किधर जाता है? एनोड पे जाता है। तो क्लियर कट पता चल रहा है मैम ये एनोड पे जाएगा और फिर बचा हुआ तो भैया उसको जाना ही कैथोड पे है। और बच्चों आपको ई नॉट वैल्यूज़ गिवन है। देखो ये ई नॉट वैल्यू जिंक की है और ये ई नॉट वैल्यू Ag2O यानी कि सिल्वर ऑक्साइड की है, दैट इज 0.344। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। पूछ रहा है किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ। तो यार ये तो आपको दिख रहा है मैम, जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन और Ag2O का हो गया रिडक्शन। ठीक है, आ जाओ पढ़ लेते हैं फटाफट से आंसर। जिंक इज ऑक्सीडाइज एंड Ag2O इज रिड्यूस्ड एज जिंक इज चेंज टू Zn2+। बस खत्म, दैट्स द आंसर। यार इतनी छोटी छोटी चीज़ें, मज़ा आ रहा होगा शायद आप लोगों को एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है बच्चों ई नॉट ऑफ सेल निकालना है एंड डेल्टा जी नॉट। बच्चों ई नॉट ऑफ सेल अभी ऊपर ही दिखाया मैंने। ई नॉट ऑफ सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। भाई कैथोड, कैथोड पे कौन गया है मैम? ये तो एनोड पे गया था क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये कैथोड पे गया था। तो मैम कैथोड माइनस एनोड 0.344 माइनस, एक माइनस तो रहता ही है और एक माइनस देखो ऑलरेडी है माइनस 0.76। तो मैम ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस और आंसर आ गया 1.104। बट इतना ही नहीं बच्चों, अभी आप लोगों को डेल्टा जी नॉट भी निकालना है। बच्चों डेल्टा जी नॉट अभी मैंने बताया ना, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है -NFE0 ऑफ द सेल। ठीक है, यू कैन सी ओवर देयर -NFE0 ऑफ द सेल। एन की वैल्यू 2 है, एफ की वैल्यू 96500, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, यहाँ से हमको डेल्टा जी भी मिल जाएगा, दैट इज 2.13 × 10⁵ जूल्स। ओके okay guys, so let's see the question number 7 what it is exactly. A solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of nickel will be deposited at cathode? अब guys देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आने के पूरे चांसेस हैं। इवन ये आपकी NCERT का क्वेश्चन है, बट क्योंकि ये CBSE आई गेस 2018 या 17 में आया हुआ है, दैट्स वाई आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो बड़े ही ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड एक बार खुद से सॉल्यूशन को जनरेट करने का ट्राई करो। ठीक है ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों आपको पता है अगर आप निकल नाइट्रेट को ब्रेक करोगे तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ Na2+ एंड NO3 1-। ठीक है ना, तो Na2+ विल एब्जॉर्ब 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल बिकम निकल। ठीक है ना, Na बनेगा। ये बेसिकली बच्चों ये फैराडेज लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के कंसेप्ट लगेंगे यहाँ पे। आपको पता होगा बच्चों करंट क्या होता है? करंट इज बेसिकली चार्ज बाय टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा करंट इनटू टाइम। तो करंट हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 5 एम्पियर, टाइम भी क्वेश्चन में गिवन है 20 मिनट, बट इसको मेक श्योर आप सेकेंड्स में हमेशा रखें। तो 5 × 20 × 60 सेकेंड्स, दैट इज़ बच्चों 6000 कूलम होगा। अभी देखो बच्चों हमने निकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए Na2+ से Na बनाने के लिए, निकल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। दैट मीन्स ध्यान से समझना, अब यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, वी रिक्वायर 2 फैरेड
right? We basically require 2 farad, okay, 2 farad to deposit 1 mole or we can say 58.7 ग्राम ऑफ निकल, ठीक है। 58.7 ग्राम ऑफ निकल ही क्यों? क्योंकि बच्चों ये इसका निकल का एटॉमिक मास होता है, आपको पता होगा ये सब चीज़ें, तो ये बेसिक फैराडे का लॉ है, फैराडे का लॉ यही कहता है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता तो एक बार जा कर के रिवाइज करो उसे। सो 2 फैराड के लिए अगर मुझे इतना ग्राम मिल रहा है, मतलब 2 फैराड चार्ज में अगर इतना ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, तो 6000 कूलम ऑफ चार्ज के लिए कितना निकल का अमाउंट डिपॉजिट होगा? बच्चों बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, यूनिटरी लॉ लगेगा, यूनिटरी मैथड लगेगा। अगर 2 फैराड में इतना है तो 6000 कूलम में कितना हो जाएगा? 58.7 डिवाइड कर दोगे इससे एंड मल्टीप्लाई कर देना जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज आपको, जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर आपका आ रहा है 6000, तो हमने मल्टीप्लाई किया, देन बेसिकली वी गेट 1.825 विच मीन्स 1.825 ग्राम ऑफ निकल मास डिपॉजिट होने के लिए 6000 कूलम की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप इसे वाइस वर्सा भी बोल सकते हो, ठीक है ना। होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी ईजीएस्ट क्वेश्चन, ओके, ये आपको आने ही चाहिए। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज गिवन एज। बच्चों ये ना मोलारिटी गिवन है आपको, क्वेश्चन को मिस इंटरप्रेट मत कर लेना, ये मोलारिटी गिवन है, कंडक्टिविटी यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी इन दिस सॉल्यूशन, आपको मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है एंड आपको देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी गिवन है, दैट इज 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो कह रहा है व्हाट वुड बी डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, तो गाइज आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, फटाफट से वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर मुझे कमेंट करो, इसका सॉल्यूशन मतलब जो भी आपका आंसर आ रहा है फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप करो इसका आंसर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में टाइप करो इसका आंसर, ठीक है। तो गाइज आओ फटाफट से पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन है मेरे को मोलारिटी गिवन है, यानी कि कंसंट्रेशन गिवन है 0.00241 मोलर, और ये क्या है बच्चों? कापा। कंडक्टिविटी को बच्चों कापा बोला जाता है, दैट इज 7.896 × 10⁻⁵ साइमन पर सेंटीमीटर। मुझे बोल रहा है मोलर कंडक्टिविटी निकालने को। बच्चों मोलर कंडक्टिविटी एट दिस कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, कापा इंटू 1000 बाय मोलारिटी, ठीक है, कापा इंटू 1000 बाय मोलारिटी, यही फॉर्मूला होता है। कुछ नहीं करना, कापा और मोलारिटी की वैल्यूज पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। बट आपका आंसर ज़रा देखो, यूनिट्स का ख्याल दो ज़रा, यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ रहा है। मैम ये यूनिट कैसे मिली? मोलारिटी की यूनिट तो मोल पर लीटर है, कापा की यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर है, तो फिर यहाँ पर लीटर क्यों नहीं नज़र आ रहा? बच्चों लीटर इसलिए नहीं नज़र आ रहा क्योंकि लीटर को हटाने के लिए ही ये 1000 से आपने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है। कैसे? आओ समझते हैं इसे। देखो बच्चों, कापा की यूनिट होती है साइमन पर सेंटीमीटर, साइमन डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। मोलारिटी की यूनिट लिखी है मोल पर लीटर, लीटर देखो ऊपर चला गया। अब बच्चों एक ना रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करते हैं, आ जाओ। देखो बच्चों ये आपको पता ही है 1 मीटर क्यूबिक में 1000 लीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूबिक में 10⁶ सेंटीमीटर क्यूबिक होता है, यानी कि 10⁶ सेंटीमीटर क्यूबिक 1000 लीटर्स के बराबर है। दैट मीन्स कैन बी से कि मैम 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल्स टू 1 लीटर, यानी कि बच्चों ये दोनों आपस में इक्वलेंट होंगे। मैंने कुछ नहीं किया है बच्चों, अगर ये दोनों आपस में इक्वलेंट हैं तो लीटर हटा करके 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक रख दिया। आप खुद से देख सकते हो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, तो फाइनली मुझे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल मिल गया। और ये देखो ये 1000 एक्स्ट्रा आया था ना, ये 1000 यहाँ पे आ गया, और ये वही 1000 है बच्चों जो 1000 आपको एक्स्ट्रा मिला है। दैट्स वाई हम यहाँ पर फॉर्मूला में 1000 एक्स्ट्रा पुट करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर तो कुछ भी नहीं है भाई, बहुत आसान है। अब देखो ये अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है मैम मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बच्चों लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये देखो क्वेश्चन में गिवन है 390.5, यूज़ करो इसे 390.5। मैम ये कहाँ से आया भाई? यही तो कैलकुलेट किया अभी भी 32.76। फाइंड आउट करो, आपको अल्फ़ा मिल जाएगा 0.084। जैसे ही अल्फ़ा मिला बच्चों, अब आप निकाल लोगे क्या? अब आप फटाफट से कैलकुलेट कर लेना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। जैसे ही अल्फ़ा मिला, अल्फ़ा स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड दिस के स्टैंड्स फॉर व्हाट? डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला होता है C⁴ डिवाइडेड बाय 1 - अल्फ़ा। तो बच्चों बहुत ईजी है,
सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, मोलारिटी आपको पता है 0.00241, अल्फ़ा ऊपर कैलकुलेट किया है, सब कुछ वैल्यूज़ पुट कर दोगे, आफ्टर दैट यू विल गेट दिस आंसर 1.85 इंटू 10⁻⁵. मैच योर आंसर इफ़ यू आर गेटिंग दिस. ठीक है, ओके बच्चों. देखो अभी अपन लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच चुके हैं. 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9th क्वेश्चन, इफ़ द मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution of NaCl, HCl and CS3COONA are given as 126.4, 425.9 and 91 Simon centimeter square per mole. What will be that of acetic acid? बच्चों आपको इन सब की हेल्प से एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी का पता लगाना है. सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये नोटिस करने वाली बात है दैट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बच्चों आप लोगों को मोलर कंडक्टिविटी इसकी बने. एंड आपको पता होना चाहिए बच्चों, हेयर वी आर गोइंग टू यूज़ कोलाश लॉ. कोलाश लॉ क्या कहता है? कोलाश लॉ, अच्छा देखो अगेन, कोलाश लॉ इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैंने बहुत बार देखा है ये स्टेटमेंट लिखने को आ जाता है प्रॉपर कि स्टेटमेंट क्या होती है कोलाश लॉ की. तो अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ इसे ज़रूर से याद करके जाएं अपने एग्ज़ाम में, और जिसे पता है फिर तो बस अच्छी बात है. ठीक है, तो कोलाश लॉ की बच्चों एक बार जल्दी से स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं. स्टेटमेंट क्या होती है कोलाश लॉ की? कोलाश लॉ कहता है दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट can be represented as the sum of individual contribution of anion and cation of the electrolyte. जैसे कि बच्चों आपको अगर एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी चाहिए तो बाय यूजिंग कोलाश लॉ एसिटिक एसिड का, अब देखो CH3COH है तो CH3CO माइनस आपका अनायन है, H प्लस आपका कटायन है. तो अगर बच्चों आप इसका इंडिविजुअल अनायन और कटायन का मोलर कंडक्टिविटी का सम ले लोगे तब भी तो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी. ठीक है ना. तो बच्चों यही सेम चीज़ हम देखो कोलाश लॉ लगा करके अलग अलग सेपरेट आउट कर लेंगे. NaCl को भी Na प्लस Cl माइनस में तोड़ देंगे, H को भी HCl को H प्लस प्लस Cl माइनस में तोड़ देंगे. सिमिलरली CH3CONA को CH3CO माइनस और Na प्लस में ब्रेक डाउन कर देंगे. और देखो सबकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें गिवन है. बच्चों आपको करना क्या है, आपको इस तीनों इक्वेशन को कुछ इस तरीके से रीअरेंज करना है सो दैट आपके पास सिर्फ CH3CO माइनस और एक ही H प्लस बचे, बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना सब कैंसिल आउट हो जाए. हाउ वी आर गोइंग टू अचीव दिस, हाउ एग्जैक्टली वी विल गेट दिस. ठीक है ना. तो बच्चों यहाँ देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखो आपस में ऐड कर देते हो तो आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी. बट बच्चों Na प्लस और Cl माइनस देखो दो एक्स्ट्रा आयन्स आपको मिलेंगे. अब दो एक्स्ट्रा आयन मिल रहे हैं, देखो यहाँ पर भी Na प्लस और Cl माइनस है, यानी कि मैम 2 और 3 को ऐड करो बट फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो सो दैट Na प्लस और Cl माइनस कैंसिल आउट हो जाए. मैंने यही किया है बच्चों. सबको देखो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को देखो ऐड किया है मैंने, एंड फर्स्ट इक्वेशन को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है. बच्चों जो लेफ्ट साइड में होगा वही राइट साइड में भी होगा. देखो राइट साइड में भी 2 और 3 ऐड हो गए, 425.9 प्लस 91, लेकिन ये वाला माइनस हो गया, फर्स्ट वाला माइनस हो गया. ठीक है, ऐसा करने से मुझे क्या मिला, ऐसा करने से देखो बच्चों मुझे क्या मिला, मुझे इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अनायन एंड कटायन मिल गया. मुझे इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अनायन एंड कटायन का मिल गया, दैट इज इक्वल टू 390.5 बाय यूजिंग कोलाश लॉ. बच्चों कैन आई राइट दिस इज नथिंग बट द इक्वलेंट ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH. दिस इज व्हाट वी गेट 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. ठीक है ना. आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों. बहुत ईजी था, कुछ करना नहीं था उसमें. ठीक है ना. चलो फिर okay बच्चों, so now we will see the last question of this series, that is question number 10. and ये तो अगेन ये तो मतलब बोनस क्वेश्चन है आपका. दिस इज जस्ट लाइक अ बोनस क्वेश्चन. ये अगर आपने 9 क्वेश्चंस कर लिए ना और 9 क्वेश्चंस में आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो यार ये 10th क्वेश्चन ना बहुत ही ईजी है. ईजी, बहुत ईजी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. आओ फटाफट से पढ़ते हैं. द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज गिवन एज 5.5. अब बच्चों ये रेजिस्टेंस है, ध्यान से,
ये रेजिस्टेंस गिवन है आपको कैलकुलेट करनी है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। यार बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगेन आप देख सकते हो इस पर भी CBSE 2012 का टैग लगा हुआ है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो आओ फटाफट से सीखते हैं। अब सबसे पहले बच्चों मैंने गिवन लिख दिया है सारा कि गिवन है मेरे को रेजिस्टेंस। सबसे पहले देखो बच्चों मेरे को रेजिस्टेंस गिवन है दैट इज़ 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। एंड देन बच्चों देखो मुझे ना डायमीटर गिवन था 1 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर गिवन है तो क्या मैं फाइंड कर लूँ क्रॉस सेक्शन होता है मैम πr²। वेर अच्छा बच्चों देखो ये ना आप स्मॉल r रखना। क्यों स्मॉल r? क्योंकि आपने रेजिस्टेंस को ऑलरेडी कैपिटल R बोल दिया है, तो इसको मेक श्योर आप स्मॉल r लिखो ताकि टीचर को भी कन्फ्यूजन ना हो और आपको भी ना हो। और आपकी प्रेजेंटेशन पे इन सब का काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। प्रेजेंटेशन के एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं, बट आप प्रेजेंटेशन अगर आप अच्छी रखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है इसका, ठीक है ना। तो बच्चों πr² रखेंगे, आप फटाफट से क्रॉस सेक्शन एरिया कैलकुलेट कर लोगे दैट इज़ 0.785 सेंटीमीटर²। लेंथ देखो पहले से क्वेश्चन में गिवन है 50 सेंटीमीटर। यूनिट्स का खास ख्याल रखना, लेंथ आपको पहले से गिवन है और देखो ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, तो यूनिट्स की यूनिफॉर्मिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आप मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। अब देखो आपने ये फॉर्मूला तो यार क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ρl/a, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये तो आप लोग क्लास 10 से पढ़ते हो आ रहे हैं। बट देखो मेरे पास रेजिस्टेंस है, मेरे पास लेंथ भी है, मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया भी है, मेरे पास रेजिस्टिविटी नहीं है, वही तो कैलकुलेट करनी है आपने। रेजिस्टिविटी कैसे कैलकुलेट कर लोगे फिर? रो इज़ इक्वल टू R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। कुछ नहीं करो यार, सिंपल सी वैल्यूज़ पुट करो। रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करी, क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू पुट करी, लेंथ की वैल्यू पुट करी, एंड हेयर वी गेट द आंसर दैट इज़ 87.135 ओम सेंटीमीटर में। ध्यान से ओम सेंटीमीटर में चेक करो इफ़ यू आर गेटिंग द सेम आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बोल रहा है हमें कैलकुलेट करने को दैट इज़ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होगी? अब देखो बच्चों आपने रेजिस्टिविटी निकाल ली, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल ही कंडक्टिविटी होता है। देखो कितना इजी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल ही कंडक्टिविटी होता है। दैट मीन्स कापा इज इक्वल टू 1/87.135 यू विल गेट व्हाट 0.01148 साइमन पर सेंटीमीटर²। मैम वाई दिस इज साइमन? मैम साइमन होता क्या है वैसे बच्चों? साइमन ना हम पर ओम को बोलते हैं, पर ओम को साइमन बोला जाता है, ठीक है ना, इसलिए साइमन। एंड द लास्ट थिंग इज मोलर कंडक्टिविटी आपसे पूछा गया था बच्चों, लास्ट थिंग आपसे पूछा गया था दैट वाज मोलर कंडक्टिविटी। यह मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला तो अभी भी मैंने आपको दिखाया, दैट इज़ मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, यानी कि कंसनट्रेशन। बच्चों देखो कंसनट्रेशन आपको ना क्वेश्चन में ऑलरेडी दे करके रखा इन्होंने, दैट इज़ 0.05 मोलर। तो कापा यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर लिया 0.01148 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी से डिवाइड कर दिया, आपको मिल गई मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन दैट इज़ 229.6 साइमन सेंटीमीटर² पर मोल, ठीक है बच्चों। तो आप अपने सारे आंसर्स मैच कर लो एंड प्लीज़ इन क्वेश्चंस को रिपीट भी ज़रूर कर लेना सो दैट आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। एंड आप अगर आप इतना कर लेते हो ना दैट मीन्स यू आर दिस इज़ मोर देन इनफ। आप ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए, तो ठीक है। बट मेक श्योर इतने का मतलब है इतना ज़रूर कर लेना। और हाँ कोलाश लॉ की स्टेटमेंट ज़रूर लर्न कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आती ही आती है एग्ज़ाम में, ठीक है बच्चों। चलो फिर आज की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, ठीक है। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।